कांग्रेस के नेताओं की एक गाड़ी एक्स्ट्रा भी हो जाती थी या विपक्षी कोई नेता की एक गाड़ी एक्स्ट्रा हो जाती, तुरंत उनको उन पे नोटिस आ जाता था। लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री मंच पर खड़ा होकर धर्म के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर बोल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बोलकर वोट मांगना चाह रहा है, धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, मंदिर का इस्तेमाल कर रहा है, मस्जिद का इस्तेमाल कर रहा है, मुजरा बोल रहा है, मंगलसूत्र बोल रहा है और तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल, गैर मतलब कह लीजिए कि संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। उस पर ईसीआई कुछ नहीं बोलता है। आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो गुजरा जितने सांसद, उनसे आपको कौन ऐसा सांसद लगा जो बड़ा अजीब लगा, सोचे लाना तो ये भी सांसद है? कोई सांसद ऐसे मुझे लगता है कि बीजेपी के तमाम सांसद किसी एक का नाम बताइए। यही थे और जितने अहंकारी थे तो वो अभी हारे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जी नेशन टाइम्स। मैं हूँ शमी अनवर। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि एनडीए की सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाले जो 5 साल है उनके लिए क्या चैलेंजिंग रहेगा और एनडीए का जो अंदाज़ रहेगा, उनका तेवर रहेगा, क्या रहेगा वो। खैर इन्हीं सारी चीज़ों बात करेंगे आज की चर्चा राजनीतिक के इस एपिसोड में। तो इन्हीं सारी चीज़ों बात करने के लिए आज हमारे साथ जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट धनंजय सर है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया शमीम, आपको कैंपस में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहला सवाल ये है कि एनडीए की सरकार तो बनने जा रही है, जी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ जो आने वाला 5 साल है, तो आप बीजेपी का जो पिछला तेवर और इस तेवर में क्या फ़र्क रहेगा, क्या अंदाज रहेगा? बिल्कुल, तेवर तो ढीला कर दिया गया है देश की जनता के द्वारा। देश की जनता के साथ जिस तरह से इन्होंने कह लीजिए कि आक्रामकता के साथ हमला किया देश की जनता पर, उनके सवालों पर, रोज़गार का सवाल हो गया, उसके साथ साथ आप देख लीजिए किसानों पर जिस तरह से हमला हुआ, मज़दूरों पर जिस तरह से हमला हुआ, महिलाओं पर जिस तरह से हमला हुआ, तो तमाम वर्ग पे जिस तरह से हमला किया गया उसका बदला देश के लोगों ने ले लिया। और यही बात है कि आज भले वो आंकड़ों में थोड़ा सा ज़्यादा हैं, सरकार भी बना रहे हैं, एक बैसाखी की सरकार है कह लीजिए, तो अपने आप में एक ढीला है। तो तेवर पहले जनता ने ढीला कर दिया है और अब आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि सरकार भी इसी तरह की ढीली ढाली सरकार है। सर आवाम के बीच जब मैं उनसे बात करता हूँ तो बहुत लोग एक बात बोलते हैं कि सरकार चल नहीं पाएगी। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो टीडीपी और जेडीयू जो है, इन दोनों अलायंस के बारे में क्या सोचते हैं, कितना मतलब साथ दे पाएंगे वो? मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश में चाहती थी कि संविधान को ख़त्म करके और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा कर, सांप्रदायिकता का जहर घोलकर देश को बांट देने की और उस हिसाब से देश को पोलराइज़ करने की, उस हिसाब से वोट को पोलराइज़ करने की, तो उसके खिलाफ तो देश की जनता रही। उसने बोला कि हमारे लिए संविधान सबसे प्यारा है, हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सबसे प्यारा है, देश की जनता के हक और हुकूक देश की जनता को प्यारी है। और जहाँ तक दूसरी बात है जेडीयू और टीडीपी की, तो उनका इतिहास जो रहा है कि वो किसी भी स्थिति में कह लीजिए कि नफरती नहीं हुए हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों में शामिल नहीं हुए, मिजाज नहीं है, सच बात है। तो यही बात है कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही वही है, आरएसएस की राजनीति ही वही है कि धर्म के नाम पर देश को बांटने की या वोट पाने की। तो मुझे लगता है कि ये दो गैर मिजाजी वाले जो कह लीजिए कि दोनों का मिजाज अलग है, दोनों पार्टियों की बीजेपी से, तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत दिन तक चलेगी नहीं। और उम्मीद करते हैं कि टीडीपी जेडीयू वापस एनडीए की सरकार में, मतलब एनडीए में आए, इंडिया में आए, और मुझे लगता है कि देश की जनता का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसकी सरकार बने। सर बीजेपी के लॉस्ट की क्या वजह लगी आपको, इतनी जो बहुमत नहीं हासिल कर पाई? धोखा, छल, लोगों को बांटना, नफरती जो अंदाज है उनका, सांप्रदायिकता, उसके साथ साथ रोज़गार के नाम पर जो युवाओं के साथ किया गया देश में, पेपर लीक जहाँ जहाँ हुई, इसके साथ साथ आप कह लीजिए किसानों को उनके न्यूनतम जो मूल्य मांग रहे थे वो भी नहीं दिया जाना। तो ये सारे सवाल बीजेपी को ले डूबी है, बीजेपी को। और मुझे लगता है कि भविष्य में आने वाले चुनाव में भी बीजेपी जैसी पार्टियां रहेंगी भी नहीं, क्योंकि देश उस मानसिकता का है नहीं। देश हमेशा से संविधान के नाम पर चला है, संविधान के दम पर चला है,
देश में संविधान में जितनी बातें लिखी है, पहला ही शब्द है संविधान का, हम भारत के लोग। तो सबको लेकर चलने वाला संविधान है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की बात होती है कि हर एक धर्म के लोग, हर एक संप्रदाय के लोग मोहब्बत के साथ मुल्क में रहें। संविधान ये बताता है, देश इस तरह का देश है। और बीजेपी चाहती है कि ऐसा देश ना हो, संविधान के नाम पर चलने वाला देश ना हो, एक नफरती और एक पोलराइज हो जाने वाला मुल्क बने, लोगों में नफ़रत के जहर को बोया जाए। तो मुझे लगता है इसीलिए जनता ने सीधे सीधे नकारा है बीजेपी को। सर वो एक सवाल ये और भी हालांकि दूसरी एक और इसमें बात है कि जहां आंकड़ों की बात है तो ये तमाम जितने संस्थाएं हैं, ईडी से लेकर सीबीआई से लेकर ईसीआई तक कह लीजिए, तमाम संस्थानों पर जिस तरह से कब्जा भारतीय जनता पार्टी का रहा, पूरी ताकत, 6,500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड, इतना तमाम धन दौलत सेना सब कुछ है इनके पास, और ये पूरी कोशिश करते हैं कि चुनाव को रिगिंग करने का, उसके साथ साथ चाहते हैं कि जीतने का रिगिंग करके। तो वहाँ भी उसके बावजूद ये नहीं जीत पाए, बहुमत नहीं ला पाए। आज इनको एक बैसाखी के सहारे सरकार चलानी पड़ रही है, जो कि बहुत जल्दी गिरेगी और बहुत धड़ाम से गिरेगी। सर तो अभी जो जैसे 5 साल अब इंडिया की सरकार रहेगी, तो इस मतलब वो जनता की क्या नहीं उम्मीद है? रहेगी 5 साल इंडी की सरकार, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, जिस तरह का इनका शासन करने का तरीका है, जिस तरह का एक डिक्टेटरशिप अपनाना चाहते हैं, उसमें न जेडीयू समा पाएगा, न टीडीपी समा पाएगा। और उम्मीद है, देश की जनता को भी उम्मीद है, और जिस तरह का इतिहास रहा है उससे भी हम उम्मीद जताते हैं कि ये दोनों पार्टियां अलग होंगी। और देश की जनता ने 2014 में उम्मीद किया था उन नारों के साथ कि बहुत हुआ युवाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे वार, अब की बार मोदी सरकार। ये उम्मीद बांधी थी मोदी सरकार। लेकिन 10 साल लोगों ने देखा, छात्रों ने देखा, युवाओं ने बहुत सरसरी निगाह से देखा कि शायद हमारे दिन अच्छे होने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से धोखा मिला, आप देखिएगा कि जहां नौकरियां मिलने की बात थी 2 करोड़, नौकरियां छीन ली गई। पैदल लोगों को छोड़ दिया गया, दिल्ली से, सूरत से, लुधियाना से, बंगलुरु से चलने के लिए कोविड के समय पे, और वहाँ से पैदल लोग चल रहे हैं, नौकरियाँ उनकी जा चुकी है। तो इस सरकार से, इस बेशर्म सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? लोगों की उम्मीद नहीं है इससे कुछ। बस लोग लड़ रहे हैं, सड़कों पे लोग लड़ रहे हैं कि अपने हक और हुकूक जितने हैं, संविधान में जितने हक मिले हैं, उसको तो हम नहीं गंवाने देंगे। तो सर इन सारी चीज़ों के बीच जो सरकार हेरा फेर होगी, तो आपको नहीं लग रहा है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे बहुत फर्क पड़ेगा, जनता का नुकसान होगा? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब जनता का नुकसान, 6,500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा मिलता है बीजेपी को, जिसको शुद्ध रूप से कहा जाए तो दलाली का पैसा है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड जमा कीजिए और फिर आपको धंधा मिलेगा, या फिर आप पे ईडी और सीबीआई का टैक्स रेड पड़ेगा, फिर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड किसको दिया? बीजेपी को दिया। उसके साथ साथ इनके जितने दोस्त रहे, आप देखिए ना कि जब कोविड के समय देश की जनता अपने उसके आय के स्रोत खत्म हो रहे थे, उस समय अडानी अंबानी के दुगने मतलब तरक्की हो रही थी, दुगनी तौर पे तरक्की हो रही थी। तो सब जानता है कि कॉरपोरेट का यार कौन है, सब जानता है कि पैसे का यार कौन है, और किसने अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, किसने आज इस देश को इस स्थिति में ला दिया कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दर है इस स्थिति में? ये बीजेपी की सरकार है। तो अर्थव्यवस्था तो इन्होंने पहले ही से पूरी तहस नहस कर दी, ख़त्म कर दी। तो आप, और मुझे लगता है कि अब ऐसी सरकार को आनी पड़ेगी जो देश के हित के बारे में सोचती है, जिसका नारा है रोज़गार का। वो मैं इंडिया ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, जिसने कहा है कि महिलाओं को लाख रुपया मिलेगा, जिसने कहा है कि देश की जनता के लिए सरकार होगी। तो इन सारे सवालों पर बात होनी चाहिए। देश चलेगा तो इस देश के मेहनतकशों के दम पर चलेगा, अडानी और अंबानी के अनुकंपा से नहीं चलेगा, और अडानी अंबानी को बढ़ा कर नहीं चलेगा। ये बहुत साफ बात है। सर वैसे कांग्रेस के ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी पुरानी पार्टी है, इतनी सीटें कम लाई है, तो आपको क्या लग रहा है कांग्रेस को अगर आप कुछ मशवरा देना, किस चीज़ पे और काम करनी चाहते हैं कि और मजबूत हो जाए? मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को ये देखना चाहिए, और देख भी रहे हैं कि जहाँ एक तरफ, जैसा मैंने पहले ही बताया, एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसने तमाम संस्थानों पर कब्जा जमा रखा है,
ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, इसके साथ साथ ईसीआई होगी, इन तमाम संस्थानों पर कब्जा जमा कर उन्होंने कोशिश किया है चुनाव लड़ने का, इतने पैसे के साथ वो चुनाव में। आप जान रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं की एक गाड़ी एक्स्ट्रा भी हो जाती थी, या विपक्षी कोई नेता की एक गाड़ी एक्स्ट्रा हो जाती, तुरंत उनको उन पे नोटिस आ जाता था। लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री मंच पर खड़ा होकर धर्म के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर बोल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बोलकर वोट मांगना चाह रहा है, धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, मंदिर का इस्तेमाल कर रहा है, मस्जिद का इस्तेमाल कर रहा है, मुजरा बोल रहा है, मंगलसूत्र बोल रहा है, और तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल, गैर मतलब कह लीजिए कि संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। उस पर ईसीआई कुछ नहीं बोलता है, खामोश रहता है। क्यों खामोश रहता है? क्योंकि उसके साथ मिला हुआ है, और उसके खिलाफ इस देश की जनता ने चुनाव लड़ा है। और जनता का साथ, जनता जिसके साथ थी, उसने, जनता ने मिलकर, इस देश के कमज़ोरों ने मिलकर, गरीबों ने मिलकर, दलितों ने मिलकर, आदिवासियों ने मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाया है। और जिसमें तमाम पार्टियां, जो भी पार्टियां बोल रही थी, वो अपने अपने हैसियत से अपने अपने दम पर लड़ रही थी। और कह लीजिए कि एक एकता है देश की जनता की जो इंडिया ब्लॉक के पास है। तो मुझे लगता है कि उस ताकत के सामने अगर हम संवैधानिक बात करें, संविधान की बात करें, तो हम बड़े ज़्यादा ताकत के साथ लड़े हैं।